गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी आपका क्या चल रहा था भाई? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपका बेसिक्स बताया था कि क्या क्या यूज़ होगा आपका। तो इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें भाई, उसके बाद ही ये वाली वीडियो समझ आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप डायरेक्ट आप आज वाला टॉपिक जो है हमारा TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो समझने की कोशिश कर रहे हो भाई। नहीं आएगा, बहुत ही कम समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट ये समझना चाहते हो, आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, यही नहीं पता, तो आप पहले वो वीडियो देख ले। अदरवाइज ये वाली वीडियो भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ भाई, और कोई बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। तो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा भाई? TIR। व्हाट इज़ TIR? व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ TIR? क्वेश्चन कैसे बनता है भाई इसमें? TIR क्या होता है? ठीक है, क्या कंडीशन आप फॉलो करोगे TIR के लिए, क्या इसकी एप्लीकेशंस रहेंगी, यानी कि TIR आपका कहाँ कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आता है ना केस स्टडी से CBSE बोर्ड में, तो आपका इसकी एप्लीकेशन से ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की 99% क्या है भाई? संभावना है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका आज वाला। इससे क्वेश्चन आपका 101% आएगा ही आएगा। मीन्स आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझना है और लास्ट तक कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ठीक है भाई, और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है भाई, और याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये या तो डायरेक्ट पूछ लेगा गिव द कंडीशन ऑफ TIR, इससे जो आपका फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा, या फिर इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, गिव टू एप्लीकेशन, तो क्या पता उनके नाम पूछ ले, कैसे उनमें अप्लाई हो रहा है TIR, क्या पता आपसे वो पूछ ले, या फिर आपका कोई एप्लीकेशंस का ही डायग्राम बना देगा, उससे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन जो भी है आपके वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन 101% आपका आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपका आज कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है भाई और वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है, यानी कि पूरी ऑप्टिक्स कंप्लीट होते ही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी 8 या 9, जिसमें से आपके 5 या 6 क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे। तब तक आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। ठीक है भाई, देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, हाँ भाई, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, इसको इंटरनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी चीज़ के इंटरनली होगा भाई। टोटली, ये टोटल वर्ड क्यों यूज कर रखा आपने? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक आपका रिफ्लेक्शन था भाई, वो आपका किस में हो रहा था? आपका मिरर में हो रहा था भाई। यहाँ हम कोई मिरर भी यूज नहीं करेंगे और देखना कि कैसे हमारी रेज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मिरर में हो रहा था आपका रिफ्लेक्शन और इसकी कंडीशन क्या थी? एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और टोटली क्यों बोलते हैं? आपको पता है, कोई आपने प्लेन मिरर ले लिया भाई, मान लीजिए प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ आपकी रेज इंसिडेंट हुई, मान लीजिए 100% इंटेंसिटी की आपने इसके ऊपर फॉल की भाई, फिर क्या होगा आपका? फिर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये यहाँ फिर कोई मिरर पड़ा था, उससे फिर टकराई, फिर क्या हो गया भाई? फिर रिफ्लेक्ट बैक, फिर कोई और मिरर पड़ा था। ऐसे करके क्या होगा भाई? इंटेंसिटी आपकी लास्ट में 2 और 3% रह जाती है इन केस ऑफ मिरर्स, अगर मिरर से रिफ्लेक्शन करते हैं। बट यहाँ हम विदाउट मिरर का यूज़ किए जो रिफ्लेक्शन करेंगे वो क्या होगा? आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल क्यों होगा भाई? यहाँ जो आप इंटेंसिटी देते हो TIR में, लाइट आपकी जो आपकी रे की फॉर्म में चल रही है, आपकी जितनी इंटेंसिटी आप दोगे उसकी अप्रोक्सीमेट लगभग 98 या 99% आपको मिलेगी। ठीक है भाई, 100% तो कोई चीज़ है ही नहीं इन दिस यूनिवर्स, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 100 है। ठीक है, यहाँ तो देखो 100 देने से 2 और 3% आपको लास्ट में मिली आफ्टर 5 और 6 रिफ्लेक्शन। यहाँ आप कितने भी रिफ्लेक्शन कर लो भाई, उसके बाद भी आपको लगभग इतनी इंटेंसिटी मिलेगी। इंटेंसिटी क्या होती है भाई? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आपको पता ही है। सॉरी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि लाइट क्या होती है भाई? फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने के काम आती है, एनर्जी की फॉर्म में ही चलती है। यानी कि प्लेन मिरर्स में एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें एक नए फिनोमेना की जरूरत पड़ी, जिसका नाम हमने लिखा TIR। इसको होने के लिए भी कोई ना कोई कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशन है वो भी देखेंगे, कैसे वो कंडीशंस आई ये भी देखेंगे, ठीक है भाई। तो उसके बाद इंटेंसिटी कैसे इसमें 100 से अप्रोक्सीमेट 100% रह रही है, इसके एप्लीकेशंस में हम सारी चीज़ें देखेंगे। मीन्स TIR आप क्यों यूज़ कर रहे हो भाई, मिरर से भी हो रहा था रिफ्लेक्शन, तो फिर हमें नया फिनोमेना करने की क्यों जरूरत पड़ी भाई, इसलिए क्योंकि जो मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा था ना, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। यहाँ जब आप देखोगे कि TIR की एप्लीकेशंस में क्या काम आता है भाई, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी, ऑप्टिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कैसे भाई, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे सिग्नल पहुंचाने, अगर इनसे पहुंचाने लग गए तो सिग्नल्स वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ TIR हम एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचा रहे हैं भाई, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यानी कि टेलीफोन वगैरह की जो लाइनें उनमें भी आपका TIR ही होता है। अभी कैसे होता है वो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो TIR पढ़ रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया भाई, तो क्वेश्चन आता कि मिरर क्यों नहीं ले लिया। मिरर में भी होता है भाई रिफ्लेक्शन, बट मिरर हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मिरर अगर हम यूज़ करते तो क्या होता है भाई, उसमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो आपके ऑप्टिकल्स फाइबर आएंगे आगे, जो ग्लास के बने होंगे वो यूज़ होंगे, जो इसी के ऊपर बेस्ड है आपका, ठीक है। और कौन कौन से फिनोमेना है तो आप आगे देखिए भाई, ठीक है। इसलिए बस ये थोड़ा सा बताया है मैंने, और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि क्विक रिवीजन चल रहा है, इसे ज़्यादा डिटेल में एक एक बात लिख के मैं समझाती तो बहुत टाइम लग जाता भाई, ठीक है। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं भाई। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई इंटरफेस ले लिया भाई, इधर क्या है आपकी एयर, इधर क्या है आपकी वाटर, H2O लिखो या फिर आप वाटर लिख दो सिंपली, ठीक है भाई। एयर को आपने क्या कह दिया, रेयर मीडियम, और वाटर क्या है आपका इज दिस कंपेयर डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है भाई, जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और डेंसर मीडियम किसी चीज़ के पार्टिकल्स क्या है, पास पास। अब एयर और वाटर का कंपेयर करो भाई, एयर के पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, SLG, एयर, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस और लिक्विड की कंपेयर कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। बट सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर कर रहे हैं तो मीन्स सॉलिड के पार्टिकल क्या आपके पास पास है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो कोई भी मीडियम रेयर या डेंसर कब कहोगे, जब आप उन दोनों का कंपैरिजन करोगे, ठीक है भाई। तो यहाँ आप एयर और वाटर बोल रहे हो, इस इंटरफेस को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एयर वाला क्या हो गया भाई रेयर, डेंसर वाला क्या हो गया वाटर। मैं हमेशा ही इस पूरी ऑप्टिक्स में ही रेयर मीडियम को μ1 से रिप्रेजेंट करूंगी और डेंसर मीडियम को हमें μ2 से यूज करेंगे, ताकि हमारी एक सिमेट्री बनी रही है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई कि इधर हमेशा ही आप μ1 मान लो, इसको μ2 मान लो, क्योंकि आपने मान लीजिए इसमें रेयर को μ1 मान लिया, फिर रिफ्रैक्टिंग थ्रू सरफेसेस में आप रेयर को μ2 मान रहे हो, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमने जो एक बार सिंबल कंसिडर कर लिया उसको लास्ट तक वही आप यूज करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मज़ा आएगा ऑप्टिक्स करते हुए। मीन्स आप बिल्कुल ही ईजी मेथड से इस चीज़ को समझ पाओगे। तो TIR फिनोमेना के लिए मान लीजिए भाई सबसे पहली कंडीशन यही होती है भाई रिफ्रैक्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे भाई, रेज डेंसर टू रेयर जाती है तब क्या होता है, और रेयर टू डेंसर जाती है तब क्या होता है। ये दोनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए थी। एक क्या बताया था आपको, स्नेल्स लॉ, वो भी आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। और उसके ही आपके डिफरेंट टाइप के क्या बताए थे भाई, साइन I बाई साइन R, ठीक है। तो ये बताया था, आप बिल्कुल रट लो क्योंकि यही चीज़ें आपकी बार बार यूज होंगी। साइन I बाई साइन R यानी कि जहाँ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ भाई नीचे, और जो आपका जहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। बाकी सारे जहाँ ही बन रहा है उसकी वेवलेंथ भी ऊपर, और जहाँ R बन रहा है उसकी वेवलेंथ नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर। बट इसमें क्या है, साइन जहाँ होगा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये इसके पास आ जाएगा μ1 sin 1, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये इसके पास ही आ रहा है, रेयर का रेयर के पास, डेंसर का डेंसर के पास, या फिर आप ऐसे लिखोगे। और इसी को मैंने μ21 और μ21 ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का अलग अलग मेथड है। और वेलोसिटी की टर्म में v1 बाई v2, ठीक है। ये तो आपका इधर से न्यूमेरिकल बन सकता है, बट ये दोनों ही बातें बार यूज होंगी, डेंसर टू रेयर। अब आपको पता है रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है भाई,
जब आपकी डिफरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। डेंसर टू रेयर, ये मैंने एग्जांपल भी दिया था, जब आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है, इसका मतलब वाटर से एयर में जा रही है या ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है, तब आपका क्या होगा भाई, रेयर में जा रहे हो तो एक तो आप वाटर में भाग रहे हो और एक आप एयर में भाग रहे हो, किस में आपकी स्पीड ज़्यादा होगी भाई, रेयर में ना, तो स्पीड ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। मीन्स आपका क्या होगा भाई, अगर इधर रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी भाई, दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर रेयर टू डेंसर, डेंसर में गए हो, डेंस मीडियम में गए हो, ठीक है, तो मीन्स क्या होगी, आपकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो क्या हो गए आप, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाओगे भाई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकेंगी रेज। अगर रेयर में जा रहे हो तो दूर हटेगी, डेंसर में जा रहे हो तब की बात है, अगर आ कहाँ से रहे हो, डेंसर, अगर रेयर में जा रहे हो तो डेंसर से आ रहे हो, अगर डेंसर में जा रहे हो तो रेयर से आ रहे होगे भाई, ठीक है। तभी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में विद चेंज द मीडियम लिखा था हमने डेफिनेशन में, इधर क्या लिखा था, विदाउट चेंज द मीडियम, उसी मीडियम में ही लाइट का बैंड हो जाना तो रिफ्लेक्शन था, दूसरे मीडियम में बैंड होना मीन्स आपका क्या था, रिफ्रैक्शन। ये बेसिक्स यहाँ यूज होगा, इसलिए एक बार मैंने फिर बताया। तो ठीक है भाई, ये आपने दो इंटरफेस मान लिया। अब मान लीजिए आप इधर लिख देती हूँ भाई, अगर मैंने बाई चांस बाई डिफॉल्ट μ1 μ2 लिखा है तो अब आपको पूरी रे और वेव ऑप्टिक्स में समझ जाना है कि ये क्या है, आपका रेयर मीडियम है और ये क्या है, आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है भाई। मान लीजिए आपने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ली भाई, ये रही आपकी, ठीक है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर पड़ी है, ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आपकी रेज डेंसर मीडियम से फॉल हो रही है, किसके ऊपर भाई, इस इंटरफेस के ऊपर। अगर कोई रेज नॉर्मली आई है तो विदाउट डेविएशन चली जाती है, ठीक है, ये ऐसे चली गई। फिर आपने किसी इंसिडेंस एंगल से इसके ऊपर फॉल करवाई भाई, ठीक है, ये करा दी। इंसिडेंस एंगल देखने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ता है, ऑलवेज नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये सरफेस नहीं होता तो आपकी रेज ऐसे सीधी चली जाती, बट अब क्या होगा, कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। देखो क्या लिखा पड़ा है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इधर से रेज जानी थी अवे तो मतलब इधर, तो इधर से क्या होगी आपकी रेज बैंड होगी। ये नॉर्मल था, इससे दूर हटगी भाई, ये मतलब इधर बैंड, जैसे जैसे आई बढ़ाते जाओगे इधर की तरफ आपका बैंड होता चला जाएगा, ठीक है। और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनता है भाई, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ऐसे ही आपने इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा दिया भाई, ठीक है। ये आपने फिर क्या ड्रॉ करेंगे आप, नॉर्मल इंसिडेंस एंगल देखने के लिए आपकी बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया भाई, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर I1 इसको I2 कहूँ, या फिर ये आपका I1 था, ये क्या था आपका I2, फिर आपने और बढ़ा दिया थोड़ा सा, फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल था, यहाँ से जानी थी, इससे और दूर हटा दो भाई, ये हट गई भाई, ठीक है। फिर आपने क्या किया भाई, थोड़े और एंगल से क्या कर दिया भाई, आई को फिर और बढ़ा दिया लाइक दिस, ठीक है। ये इंसिडेंस रे आई, ये आपका क्या हो गया भाई, आई हो गया। अब की बार क्या होगी भाई, ये रेज ऐसे जानी थी, अब की बार क्या हो जाएगी भाई। तो ऐसे ही आपने क्या किया भाई, पहले नॉर्मली डाली, फिर इंसिडेंस एंगल किसी इंसिडेंस एंगल से डाली, जितने से डाली थी उससे फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया। क्या हो रहा है भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे भाई जहां आपकी इतनी बैंड हो जाएगी कि ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब देखो भाई, यहाँ नॉर्मली थी, फिर अवे हुई, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी 3-4 डायग्राम और बना सकते थे बीच में, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर थोड़ी बैंड और होती, फिर होती कहाँ पहुँच गए भाई, वी विल रीच ए स्टेज वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया भाई, इन रेयर मीडियम क्या आ गया 90 डिग्री। तो उस एंगल को भी आईसी का मतलब क्या है भाई, क्रिटिकल एंगल। डॉक्टर भी बोलते हैं ना भाई, किसी की सिचुएशन जब क्रिटिकल हो जाती है तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, उसी को तो बोलते हैं क्रिटिकल सिचुएशन। यहाँ क्या होगा भाई, अब तक क्या हो रहा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या होगा, इसके बाद अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दोगे तो रेज इधर बैंड ना होके वापिस इस मीडियम में आ जाएगी भाई, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस मीडियम में आए उसी में आपकी बैंड होगी टोटली। टोटल वर्ड इसलिए क्या है क्योंकि इंटेंसिटी से रिलेटेड है भाई, जिस इंटेंसिटी की रेज आपकी आई थी लगभग उसी इंटेंसिटी से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। हाँ भाई, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर कर देते हो आई से तो क्या होगा, देखो ये वाला इधर से थोड़ा सा रब कर देती हूँ भाई, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर क्रिटिकल एंगल, इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये भाई ये आपने रेज डाल दी इसके ऊपर, ठीक है। ये वाला फिर आपका नॉर्मल है, ये आपका आई, बट ये आई किससे ग्रेटर है भाई, आई सी से। इस एंगल से आपने ज़्यादा एंगल से रेज डाल लिया तो क्या होगी रेज आपकी, अब तक तो इधर आ रही थी, अब कहाँ होगी, अवे करनी है ना, तो इधर अवे होगी, तो इसका मतलब इसी मीडियम में अवे हो जाएगी, तो वो वापिस इसी मीडियम में मुड़ जाएगी। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका आर, और आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो टोटल इसी में क्या होगी आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसी को क्या बोलते हैं, टी आई आर, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या होता है आपका, मान लीजिए एक रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है भाई, तीन टाइप के फिनोमिना होते हैं वैसे तो। कुछ रेज क्या है आपकी इधर ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट। यहाँ ज़्यादातर क्या हो रही थी, मान लीजिए 100% आपकी थी तो आपकी 90% तो रिफ्रैक्ट हो रही थी, और क्या था भाई 7 या 8% रिफ्लेक्ट हो रही थी, और 1 या 2% आपकी ऑब्जर्व हो रही थी। तो यानी कि वो दो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन बहुत ही कम था, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओनली रिफ्रैक्शन पे ध्यान था हमारा, ठीक है। फिर रेयर टू डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से करते हुए हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि भाई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसे, जैसे जैसे आप आई को बढ़ा रहे हो ना तो आर भी क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, और बढ़ के कहाँ हो गया कि 90 हो गया भाई। अब इससे अगर हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाया तो क्या हो जाएगा कि रेज उस मीडियम में बैंड होने की बजाय इस मीडियम में बैंड होगी, यही क्या आपका टी आई आर, ठीक है। और इंटेंसिटी आपकी लगभग क्या रहेगी भाई, इक्वल सी रहेगी, इसलिए इसको बोल रहे टोटल और इंटरनल। देखो डेंसर मीडियम में ही हो रहा है ना, अंदर ही अंदर, तो मीन्स क्या आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे भाई, व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। देखो डेंसर से जा रही थी रेयर की तरफ, रेयर में तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपने ये वाली कंडीशन लगा दी। स्टार्टिंग में तो जा रही थी, हमने करके देखा कि फिर एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां आपकी रेज रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या होगी भाई, रिफ्लेक्ट। इसी को आपने क्या कहा है, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखूंगी, व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन एंड अगेन एंड वी विल रीच ए स्टेज। हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ भाई, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन, अगर आप फिर थोड़ा और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन आई सी, देन आवर रेज इज नॉट रिफ्रैक्ट, इट बैक रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो भाई, जैसे जैसे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया वैसे वैसे डेंसर से रेयर जा रही थी ऑब्जेक्ट, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इतनी अवे होगी कि आपकी उस मीडियम में ना जाके वापस सेम इसी मीडियम में आ गई। तो वापस उसी मीडियम में आना, सेम मीडियम में विदाउट चेंज द मीडियम ही क्या था आपका, रिफ्लेक्शन। टोटल इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ इंटेंसिटी का लॉस बहुत कम हो रहा है क्योंकि आप रेयर से डेंसर नहीं, डेंसर टू रेयर, तो ये इसकी एक कंडीशन होगी भाई टी आई आर की। फर्स्ट कंडीशन क्या, आपकी रेज कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, कब हुआ है ये, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई, एक ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए भाई, 90 डिग्री, उसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। कई बार पूछता है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और कंडीशन, तो ये दोनों कंडीशन अपने दिमाग में गाढ़ मान लो, इन दोनों कंडीशन को ही टी आई आर सेटिस्फाई करवाएंगे भाई, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी क्या है एप्लीकेशन। तो इसको लैंग्वेज में लिख लोगे, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, इफ, या फिर इसको डेफिनेशन में, इट इज द फिनोमिना ऑफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ व्हेन, इट इज द फिनोमिना ऑफ ए व्हेन light rays goes from denser to rarer
denser to rare, it bends in the same medium if लैंग्वेज में लिखना है इफ, यानी कि आपकी लाइट रेज डेंसर से रेयर में जा रही थी तो ये बैंड होगी भाई इन द सेम मीडियम इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। या पहले लिख दो इस लैंग्वेज को, फिर इसको बाद में लिख दो, जैसे भी लिखना चाहते हो, ठीक है। तो अपनी खुद की लैंग्वेज बनाओ, अगर आपको हिंदी में पता है तो इसको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो भाई, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो क्या लिखोगे भाई, कोई भी रेज आपकी रेयर से डेंसर में आ रही थी, उसके बाद वो आपकी वापस उसी मीडियम में बैंड होगी भाई, ठीक है। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर था आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल से, तब हुई है। उसके अलावा तो क्या हो रही थी भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और क्रिटिकल एंगल क्या है भाई, ऐसा एंगल जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल, कहाँ है भाई ये, इन डेंसर मीडियम। कौन से मीडियम में बन रहा है भाई, डेंसर मीडियम में, ठीक है। कहाँ बना है आपका, डेंसर मीडियम में, वेयर, जहाँ क्या होगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाए भाई 90 डिग्री। जिसके ऊपर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए वो क्रिटिकल एंगल। अगर उससे थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देंगे तो वापस उसी मीडियम में आपकी रेज क्या हो जाएगी भाई, बैंड हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल कंडीशन। क्या भाई, डेंसर से रेयर जानी चाहिए और एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा, तभी क्या होगा। अब इनका क्या रिलेशन है भाई, IC और R का। अभी आप क्या यूज करोगे, जब आपका रिफ्रैक्शन आता है तो स्नेल्स लॉ, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, ये मैं मिटा देती हूँ भाई इधर से, डेरिवेशन देख लेते हैं आपका। डायग्राम चाहिएगा इसलिए इसको रब नहीं कर रहे भाई, ठीक है। तो यहाँ आपका R कितना था 90 डिग्री। तो इसकी सिचुएशन पे स्नेल्स लॉ लगाओ भाई। स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई, साइन I बाई साइन R। अब आई आपका कहाँ बन रहा है बोलो, डेंसर मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ भाई, नीचे। और जहाँ आपका R कहाँ बन रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल है। स्नेल्स लॉ तो रिफ्रैक्शन में लगता है भाई, रिफ्रैक्शन एंगल कहाँ बन रहा है आपका, रेयर मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, μ1, ठीक है। ये आपका इधर स्नेल्स लॉ लग गया। बट अगर इस पे लगाएं अप्लाई इन दिस सिचुएशन, तो I क्या है आपका, IC के इक्वल है और R कितना है आपका 90 डिग्री। तो पुट कर दो भाई, बोलो साइन IC इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल्स टू μ1 एयर। अगर आप लोग इधर एयर मानते हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका 1 ही होता है, ठीक है। तो μ1 की जगह क्या हो गया आपका, μ1 क्या था भाई आपका, रेयर मीडियम का, और रेयर मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1/μ2। μ2 को मैं क्या मान लूँ भाई, ग्लास या कोई भी वाटर, जहाँ भी आपका डेंसर मीडियम है उसको मैं अगर म्यू से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू, ठीक है। तो साइन 90 क्या होता है आपका 1, तो साइन IC इज इक्वल्स टू 1/μ, और म्यू इज इक्वल्स टू, इसको पलट के लिख दो 1/sin IC। इसका मतलब क्या है, दोनों IC क्रिटिकल एंगल, ठीक है भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर आपका म्यू बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा, ठीक है भाई। एंड वाई से वर्सा, इसके ऊपर ही बेस्ड केस स्टडी में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा भाई। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल क्या होगा भाई, कम होगा। देख लो इनवर्सली है, ठीक है। तो या तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा IC दे देगा, म्यू पूछेगा, म्यू दे देगा, IC पूछेगा, ठीक है भाई। तो सिंपली आपने स्नेल्स लॉ लगाया, मैंने बता रखा है साइन I बाई साइन R। तो I जा बनता है ना, या इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो भाई, इसके साथ ही आना चाहिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो I देखो आपका नीचे है सब डेंसर मीडियम में, तो μ2 इसके साथ और μ1 इसके साथ, या फिर जो एंगल ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, जो एंगल नीचे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। या अगर आप R को ऊपर करोगे तो ये भी पलट जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे भी करोगे घुमा फिरा के रिजल्ट यही आना है। मान लीजिए हमारा ये आ गया था साइन IC बाई 1/μ, पलट के लिख दो μ/1/sin IC, ठीक है भाई। तो साइन I बाई साइन R ये आपका हर जगह यूज होगा भाई, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो डायरेक्टली है, वेवलेंथ भी डायरेक्टली है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
एंगल्स के इनवर्सली हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए ग्लास का बना है, ग्लास का आपका कितना होता है 2.41 या जितना भी आपका देगा, कौन से ग्लास का बना है, या ग्लास है या वाटर है, वाटर का देगा आपको 1.33, तो आपको साइन आई सी पूछेगा। बोलो भाई 1.33 इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो साइन आई सी क्या हो गया भाई, इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन 1.33। आई सी क्या हो गया बोलो, आई सी इधर साइन है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.33। इसको सोल्व कर लेना भाई, यहाँ तक लिख के छोड़ देना। ठीक है, या फिर आई सी दे देगा, म्यू पूछ लेगा, एक ही बात है। तो आपका TIR के लिए दो कंडीशन, सबसे पहले डेंसर टू रेयर जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जैसे आप स्नेल्स लॉ लगाते हो, बस स्नेल्स लॉ कल लगाना बता ही दिया था मैंने, आपका रिजल्ट आ जाएगा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि कोई भी रेज जब आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तब क्या होता है भाई, एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, देन इट बैंड रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज नोन एज अ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, आ गया समझ में। बस जो बातें मैंने बताई हैं, बोली हैं, जो लिखी है वही सफिशियंट है, मच मोर सफिशियंट। ठीक है, इधर से ही क्वेश्चन पूछेगा भाई। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ TIR। ठीक है भाई, पानी ले लेती हूँ भाई थोड़ा सा। ठीक है, तब तक 1 मिनट रुको। हाँ भाई आ जाओ। TIR की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है भाई। सबसे पहला आता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड ओरिजिनल तो क्या पता किसी ने देखा है नहीं देखा, या जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसमें आपके जो आप नग बोलते हो, जिनको जो लगे होते हैं वो आपके चमकते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डायमंड क्या है, उसमें ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस स्पार्कलिंग क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा चमकती है, उसी को क्या बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। और उसके अंदर कौन सा फिनोमिना होगा भाई TIR होगा। तो वही दो कंडीशन, फर्स्ट क्या है डेंसर टू रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप ज़्यादा से फॉल कराओगे तभी आपका TIR होगा। हाँ भाई, ये जो आपका डायमंड बना होता है, मान लीजिए इस टाइप का है कोई, तो उसके फेस को इस तरीके से कट करके बनाया जाता है भाई। जो आपके ग्लास जिससे भी ये बना है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए, उसका क्रिटिकल एंगल कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल पे। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है किसका भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा भाई, इसका मिनिमम सबसे कम होगा भाई, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई सी, साइन आई सी करके था ना, या फिर साइन आई सी अपॉन म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। ठीक है, तो 1 अपॉन यहाँ 1 से ज़्यादा ही आएगा, या साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। तो ये 1 है, यहाँ कुछ ना कुछ 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, तो क्या आएगा हमेशा लेस देन 1। तो ये कंडीशन आपकी फॉलो। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होती है, 90 पे क्या होती है आपकी 1, बाकी पे हमेशा लेस देन ही होगी। तो ये कंडीशन आपकी जनरली फॉलो होती है। तो यहाँ से आपकी जो जिस फेस से लाइट आपकी एंटर करेगी, डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए IC क्रिटिकल एंगल सबसे कम, लगभग 24.4 मान लो भाई, इतना होता है। ठीक है, तो अगर इससे आप ज़्यादा की रेज की क्रिटिकल एंगल से लाइट डालोगे, मान लीजिए 24 एंगल है आपका IC, इसका ये वैल्यू है, तो इससे ज़्यादा की अगर आप लाइट फॉल करते हो एंगल से, मान लीजिए आपने ये कर दी भाई, ठीक है,
तो क्या होगा आपका TIR, तो बाहर नहीं जाएगी रेज, क्या होगी भाई अंदर। मान लीजिए यहाँ इससे टकराई, फिर ये इससे ज़्यादा था, फिर यहाँ टकराई, फिर क्या होगा भाई इधर टकरा गई, फिर इधर, जिसके कारण क्या ये अंदर ही घूमती रहती है लाइट है, लाइक दिस। तो जिसके कारण क्या होती है भाई इसमें चमक होती है। तो ये आए तो आपका अपनी लैंग्वेज में कंडीशन वही सेटिस्फाई करके दिखानी है, बट लिखनी कैसे है भाई, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि इन द डायमंड व्हेन ए फेस ऑफ लाइट इज एनी फेस लाइट एंटर फ्रॉम द इंसिडेंस एंगल विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इस एंगल से डालेंगे कि क्या होगा भाई आपका क्रिटिकल एंगल से, या वो फेस ही इस तरीके से कट कर रखे होते हैं कि जब उसके ऊपर इंसिडेंस लाइट फॉल होती है तो ऑटोमेटिक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही आपका क्या बनता है इंसिडेंस एंगल बनता है, जिसके कारण क्या होती है भाई रेज अंदर ही अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है और हमें क्या फील होता है, एक चमक फील होती है भाई। इसी को बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो इनडायरेक्टली आपकी डेंसर से रेयर, बाहर से लाइट आई तो ये डेंसर मीडियम था, फिर ये रेयर में जानी थी लेकिन गई नहीं, क्या हो गया आपका अंदर ही अंदर बैंड होगी, फिर यहाँ डेंसर अंदर बाहर रेयर है तो जाएगी नहीं, रियल में रेयर में जाती नहीं है ना TIR में, उससे उसकी सरफेस से पहले ही टकरा के क्या हो जाती है बैंड हो जाती है, तभी तो क्या आपका TR। अगर रेयर में चली गई तब तो एनर्जी का लॉस होगा, रेयर में जाती नहीं है TIR हो जाता है, उसका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ही कंडीशन यहाँ भी बतानी है। तो पहले लिखेंगे कि व्हेन रेज गोज डेंसर टू रेयर लाइक दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस तरीके से फेस कट करके बनाए जाते हैं डायमंड कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। दैट्स वाई डायमंड हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस या फिर स्पार्कलिंग, चमकता आपका एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट आया आपको समझ में, सेकंड देखो भाई। मिराज, देखा तो सबने, मिराज को फील भी किया है, लेकिन ये नहीं पता था उस टाइम कि भाई यहाँ TIR हो रहा है, ठीक है। गर्मियों में आपने देखा होगा, आप गाड़ी में जा रहे हो, क्या पता किसी की गाड़ी हो ही ना, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम पैदल जा रहे हैं भाई, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं गाड़ी का एग्जाम्पल लूँ और सबको वो एग्जाम्पल सबने फील किया हो, ठीक है। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल लेती हूँ, पैदल तो सभी चलते हैं भाई, हैं। तो गर्मियों में जब आप लोग क्या है भाई सड़क से पैदल जा रहे होते हो तो आपको दूर कहीं वहाँ नज़र आता है कि क्या है भाई वहाँ दूर वाटर है, लेकिन जब आप पास जाते हो तो क्या वहाँ वाटर होता है, नहीं होता। मीन्स वो क्या आपका एक भ्रम है, इल्यूजन है। तो मिराज क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि वहाँ सनलाइट पड़ रही है, सन की लाइट आ रही है और आपकी आइज के अंदर, तो जिसके कारण आपको क्या फील होता है भाई, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। उसी का नाम क्या है आपका मिराज, ठीक है, मरीचिका जिसको आप हिंदी में बोलोगे, ठीक है। तो क्या होता है भाई, मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है वहाँ कहीं दूर। कैसे होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है TIR, और कैसे हुआ भाई ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो मिराज क्या है आपका, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, हमारा भ्रम है एक, विच इज बेस्ड अपॉन, जो किसके ऊपर बेस्ड है भाई, पेपर में आपको 2 या 3 लाइन में आंसर देना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ड अपॉन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपका TIR के ऊपर ही बेस्ड है। और TIR होने के लिए वही 2 कंडीशन, डेंसर टू रेयर, रेज आपकी कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। जैसे ही आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, आपकी रेज क्या हो जाएगी, TIR, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि कहीं स्पेस में वो वाटर दिखता किसके कारण है भाई, क्यों आपको पता है, आपको जहाँ से देख रहे हो कहीं दूर आपको ऐसे छोटे छोटे तारे से टूटते नजर आते हैं, और कहीं दूर आपको क्या लगता है कि क्या है, वाटर है, लेकिन रियल में वो होता नहीं है। वो क्या आपका एक, क्यों आपके ऊपर क्या है, इधर आसमान होता है, कैसे कलर का, ब्लू, और वाटर भी कैसे कलर का होता है, ब्लू। तो वो वाटर की जो स्काई की जो इमेज है वो आपकी कहाँ बनती है, रोड के ऊपर बनती है, जिसके कारण आपको क्या वहाँ वाटर दिखता है, लेकिन रियल में होता नहीं है। फिर आप वहाँ जहाँ वाटर था वहाँ पहुँचते हो तो फिर उससे कुछ आगे की डिस्टेंस पे फिर आपको वही इल्यूजन दिखता है। और ये आपको ज़्यादातर फील हॉट समर डे में ही, यानी कि गर्मी के दिनों में ही आपको क्या होता है, फील होता है। कैसे होता है भाई देख लो। तो जनरल एग्जाम्पल आपके बुक में जो आपका पेड़ वाला दे रखा है, ट्री वाला, तो वही लेके चलते हैं भाई। मान लीजिए कोई ट्री है, ये रहा आपका ट्री,
इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम ने एक ऐसा पेड़ बना दिया, पेड़ का नाम कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई। क्या होता है भाई, इन द समर सरफेस के नियर द सरफेस टेम्परेचर इज हाई। टेम्परेचर क्या होता है भाई आपका, हाई होता है। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे, मीन्स नीचे कैसा मीडियम होगा भाई, रेयर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, ठीक है, सरफेस से क्या होता जाता है भाई, टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है, नीचे पार्टिकल पास पास थे तो ऊपर क्या होता चला जाता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से पार्टिकल्स पास पास हो जाते हैं। पास पास होने का मतलब डेंसर मीडियम बनता चला जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर की अगर मैं बात करूं, लाइक दिस, ठीक है, ये भाई, ठीक है। तो इसके कंपेयर ये सबसे डेंसर, ये सबसे अपर लिमिट लेयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये डेंसर की तरह ट्रीट करेगी, ये रेयर की तरह। अगर इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है और ये रेयर है। फिर इन दोनों का कंपैरिजन, तो ये वाली ऊपर वाली है, यानी कि जो ऊपर है लेयर वो तो आपकी डेंसर की तरह ट्रीट करेगी, फिर ये रेयर। इन दो का करेंगे तो ऊपर कौन सी है, ये वाली, तो ये डेंसर की तरह और ये रेयर की तरह। इन दो का करेंगे तो ये डेंसर ये रेयर, क्योंकि रेज हमारी कहाँ आएगी, डेंसर टू रेयर। तो ऊपर से आ रही है ना रेज, इसी की इमेज तो फिर आपको यहाँ उल्टी दिखाई देती है, यहाँ पेड़ की, ठीक है। तो यहाँ पेड़ ना हो, स्पेस हो, यानी कि स्काई हो, तभी तो आप कार में बैठे हो, ऐसे आ रहे होते हो, तो आपकी आईज पे ये वाली चीज़ आप स्पेस दिखता है, बट आपकी इमेज कहाँ बनती है, इधर नीचे की तरफ इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है भाई, ठीक है। और आपको लगता है कि क्या है, सन ऊपर था, उसकी उल्टी इमेज कहाँ दिखती है आपको, नीचे की तरफ, जो आपको फील होता है कि क्या आपका वहाँ वाटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता चला जाता है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई, फिर रेयर है तो टेम्परेचर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इधर क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, ऊपर सबसे ऊपरी लेयर में टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। क्यों होगा भाई, आपको पता है रेयर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स टेम्परेचर ज़्यादा, तो मीन्स पार्टिकल्स दूर दूर मतलब रेयर, तो टेम्परेचर कम, पार्टिकल पास पास का मतलब डेंस, तो कैसा मीडियम होगा वो आपका, डेंसर, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी रे आई भाई, देखो कहाँ से कहाँ आ रही है आपकी, इधर मान लीजिए ये आ गई आपकी, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, बोलो डेंसर से कहाँ, या बीच में क्या आपका रेयर, क्योंकि ये वाली डेंसर है, नीचे वाली इसकी किसकी तरह ट्रीट कर रही है, डेंसर की। डेंसर टू रेयर क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपकी अवे होगी, फिर ये अवे होगी, फिर ऐसे करते करते अवे होते। ये तो मैंने 3-4 लेयर बनाई है, बहुत सारी लेयर होंगी भाई, बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगी, ठीक है। तो तभी तो आप क्या भाई एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे, ऐसे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ जब आप लोग देखोगे ये आपका वो एंगल होगा आई ग्रेटर देन आई सी वाला, तो क्या होगा भाई आपका आई ग्रेटर देन आई सी होते ही क्या आपका डेंसर से तो आ रही है ये डेंसर ये रेयर, फिर इसके लिए ये डेंसर ये रेयर, तो डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बहुत सारे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने के बाद एक ऐसी स्टेज आई जहां आपका आई ग्रेटर देन क्या हो गया भाई आई सी, जो अभी अभी हमने नीचे डायग्राम में भी समझा था। तो फिर क्या होगी भाई, ये रेज क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। ये हम थोड़ा सा गोल किस लिए बना रहे हैं, हम बनाते तो ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। ये रेज आई, फिर नॉर्मल एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है भाई, दोनों इक्वल हैं। बट ये क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बिल्कुल कम डिस्टेंस पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो जिसके कारण हमें ऐसा फील हो, ये हमारी यहाँ क्या पड़ी है भाई, ठीक है, ये पड़ी हमारी आई, आंखों से ही देखते हो, ठीक है। ये भाई फिर कह रही हूँ ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। ये आपकी आई है, ये रही के ए, ठीक है। व्हाट इज के काली काली आंखें, गाना तो सुना होगा ना, वही है, मतलब देख रहे हो आप लोग इधर से, इधर आपकी आई लगा रखी है आपने, यानी कि यहाँ से आप देख रहे हो, तो आपको ये वाला पेड़ इधर, तो आई ऐसे तो देखेगी नहीं भाई, ये रेज आ रही है, ठीक है। ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आई में पहुंची, यहाँ से आप आ रहे थे, कार में आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, किसी भी तरीके से आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ आपकी आई के पास तो ये वाली रेज पहुंची है ना भाई, TIR होने के बाद, तो आपकी आई ये तो है नहीं ऐसे देखेगी कि आपको सीधा दिख जाएगा, रेस तो सीधी आई तो ऐसे ही देखेगी भाई,
ठीक है। तो आई को कहाँ फील होगा आपका, इधर इमेज बनेगी ये इस तरीके से उल्टी, ठीक है। अगर इसकी हिसाब से देखना चाहते हो तो पेड़ को उल्टा करके दिखा दो। अगर यहाँ आप ये स्पेस मानते हो तो इधर क्या आपको वाटर फील होगा, ठीक है भाई। ये वाला आपका हो वही रहा है भाई, दो ही कंडीशन, डेंसर टू रेयर, आई ग्रेटर देन आई सी। कैसे हुआ भाई, लिखेंगे इफ वी गो फ्रॉम सरफेस टू अपर लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजेस एंड द ट्री light rays is fall from denser to rare medium, then we will reach a stage where I is greater than IC. That ray is entering in our eyes, due to which, जिसके कारण we will feel refraction of TIR, total internally reflection, and we will get final inverted image, उल्टी इमेज आपको दिखती है, ठीक है भाई। यही क्या था आपका मिराज ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। सेकंड आपकी ये एप्लीकेशन हुई क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, ठीक है। थर्ड, टोटली रिफ्लेक्टिंग, टोटली इंटरनली या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। वही कह रही हूँ भैया, एप्लीकेशन केस स्टडी के हिसाब से आ सकती है आपकी, ठीक है। और कैसे इनमें हुआ है वो मैं जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, अब प्रिज्म में से कैसे आपकी रेज जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी भाई। आपकी तीन तरीके से आप रेज डालोगे। सबसे पहले मान लीजिए आपकी ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका प्रिज्म है भाई, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। या फिर आप इस तरीके से रेज डाली आपकी परपेंडिकुलर, यानी 45 डिग्री से इस हाइपोटेन्यूज के साथ आपकी रेज क्या हो रही है भाई, टकरा रही है, ठीक है। फॉलिंग 45 डिग्री विद हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्योंकि ये ग्लास का बना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भाई, जितना भी होता है, बट इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है भाई, 41.4 समथिंग, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि म्यू आपको पता है लगभग 2 के आसपास होता है, म्यूजिकल्स टू 1/sin IC। यहाँ से हमने IC निकाला, कितना आया भाई 41.4। तो आपने इससे ज़्यादा से ही लाइट डालोगे तभी तो TIR होगा भाई, इसलिए हमने इसके ऊपर 45 डिग्री से रेज डाली। फिर क्या होगा भाई TIR, तो I है इज इक्वल्स टू R, तो ये भी 45 से कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। बोलो क्या होगी भाई आपकी रिफ्लेक्ट बैक। ये मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट इधर थी, एक रेज यहाँ से चली गई, दूसरी फिर आपने 45 डिग्री से क्या करी भाई, फॉल करी। फिर क्या होगा, टोटली I इज इक्वल्स टू R, तो फिर ये आपकी कहाँ चली गई, यहाँ। तो फिर क्या होगी भाई आपकी फाइनल इमेज। ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे थी AB, इमेज कहाँ बन गई, ऐसे B', A', ठीक है। ऐसे क्या बन गई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन गया, नहीं होगी। रेज क्या होगी भाई, डेविएट, ऐसे थी रेज, अब कैसे होगी आपकी, ऐसे 90 डिग्री डेविएट, रेज डेविएटेड थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री से डेविएट होगी। और इमेज कैसी बनी आपकी, ऐसे थी, इस तरीके से बन गई भाई, ठीक है। तो 90 डिग्री से डेविएट कैसे होती है प्रिज्म में, तो आप ये डायग्राम बना के दिखा देना भाई। आपका जब कोई भी इंसिडेंट रे हाइपोटेन्यूज, यानी जो सबसे बड़ी साइड थी आपकी प्रिज्म की, उसके ऊपर 45 डिग्री से फॉल होती है, देन इट डेविएट्स थ्रू 90 डिग्री। अगर मान लीजिए आपका प्रिज्म इस तरीके से है भाई, शॉर्ट साइड्स की तरीके से, तब आपका डेविएशन होगा भाई, ठीक है। एक बार डेविएट होगी आपकी, एक बार डेविएट नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं कब तो आपकी 180 से डेविएट होगी, इमेज हमेशा आपकी उल्टी बनेगी। कैसे भाई, मान लीजिए आपने किसी एंगल से ये वाली रेज डाली इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, ये आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, रेयर, बाहर रेयर है, अंदर कैसा मीडियम है, डेंसर, ग्लास का बना है, रेयर टू डेंसर। बोलो भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये होगी भाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऑब्जेक्ट आपकी रखी थी इधर, ठीक है। फिर दूसरी रेज ये इसके ऊपर आपने फॉल करवा दी। फिर इधर क्या होगा भाई, रेयर टू डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये होगी भाई। फिर अंदर क्या होगा, बोलो, ये जब इससे टकराई है ना ये वाला एंगल, इस ग्लास के एंगल से क्या है, I ग्रेटर देन IC, TIR तो होना ही है, ठीक है। यहाँ भी देखो
ये जब आपका ग्लास से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ रही है ना, ये इधर TIR हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा भाई इधर फिर क्या होगा TIR, इसमें TIR होगा आपका, क्या हो जाएगा भाई ये रेज आपकी फिर इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये आपकी इधर ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है TIR। फिर क्या भाई इधर ग्लास पे बाहर जाएगी तो क्या होगा रेयर मीडियम लाइक दिस, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है भाई। आपकी इमेज जो बनेगी आपकी इस तरीके से बनेगी। देखो ये वाली रेज यहाँ आई है ना, तो ये वाली एरो इधर थी तो इमेज ये वाली इधर आई है, तो इसलिए इमेज आपकी क्या दिखेगी बोलो, ये A है, ये B है, आपका ये B डैश है, ये क्या आपकी A डैश है। तो रेज क्या हुई अभी, रेज तो ऐसे आई थी ऐसे की ऐसे निकल गई, बट इमेज क्या होगी है तो विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। बट इमेज कैसी बन गई भाई आपकी, इमेज इज इनवर्टेड, इमेज कैसी बनी आपकी इन्वर्टेड, उल्टी बनी है नहीं बनी, ठीक है। ये देखो पहले एक रे ड्रॉ कर लो भाई, इंसिडेंट रे टू डेंसर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर क्या हुआ अंदर TIR। ये आपका TIR क्यों है, क्योंकि I ग्रेटर देन I की कंडीशन इधर IC की कंडीशन फॉलो हो रही थी TIR। फिर डेंसर टू रेयर क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये टुवार्ड्स द अवे, रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल, सॉरी भाई यहाँ थोड़ा सा गलत बोल गई होंगी। क्या है भाई आपकी एंटर किसी एंगल से, वैन इंसिडेंट रे एंटर शॉर्ट, ये हाइपोटेन्यूज था, ये शॉर्ट साइड थी भाई, किसी शॉर्ट साइड से आपने एंटर करवाई किसी एंगल से, एंटर शॉर्ट साइड फ्रॉम सम आई इंसिडेंस एंगल से, क्या होगा भाई रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे थी तो इनके बीच से ही जा रही है, तो मीन्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। इधर ये वाला इधर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो और ये वाली रेस थी तो इनके बीच से ही जा रही है, मीन्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर इधर क्या हो गया इनके साथ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे TIR। फिर क्या होगी भाई अंदर क्या है डेंसर मीडियम, बाहर क्या है रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर। अब देखो ये ऐसे जाती और नॉर्मल क्या था आपका ये वाला, तो इससे दूर हट गया नहीं हट गई। इधर भी अगर आप देखना चाहोगे तो ये रेज आपकी ऐसे जाती और नॉर्मल ये रहा, तो ये इधर से जाती बट गई किधर से इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर क्या होगा भाई आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आपने अगर प्रिज्म को इस तरीके से रखा कि आप किसी शॉर्ट साइड पे किसी इंसिडेंस एंगल से रेज आपका क्या कर रहे हो फॉल कर रहे हो, तो ये विदाउट डेविएशन इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, बट विदाउट डेविएशन चली जाएगी आपकी, ठीक है। थर्ड कैसे भाई देख लो, ये अब आपकी हाइपोटेन्यूज से आपने लाइक इस तरीके से आपने क्या रख दिया आपकी बार प्रिज्म को रख दिया भाई, ये शॉर्ट साइड है, ये आपकी ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये शॉर्ट साइड है। इस तक ऐसे रखा था, अब इस तरीके से कि आपकी 90 डिग्री फॉल हो रही है, ये हो रही भाई 90 डिग्री, आपको पता है सीधी निकल जाएंगी। 90 डिग्री से आपने फॉल करवाई है हाइपोटेन्यूज पे, तो ये ऐसे आपकी 90 डिग्री से तो क्या होता है भाई सीधी निकल जाती है विदाउट डेविएशन। इधर क्या होगा आपका फिर वही TIR 45 डिग्री, फिर इधर से क्या हो जाएगी भाई 45 डिग्री से ये एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, TIR हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ये इधर फिर क्या होगा भाई TIR, फिर ये आपकी इधर बैंड होगी इन दिस डायरेक्शन। इधर से ही अगर हम सेकंड रे ड्रॉ करना चाहें तो क्या हो जाएगी इधर से जाएगी भाई, ये देखो, ठीक है। फॉल से नॉर्मली फॉल हो रही है, फिर उसके बाद इधर क्या हुआ भाई TIR एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, ये रहा, ठीक है। फिर इधर फिर क्या हुआ भाई एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, और ये आपकी ऐसे आ गई भाई। ये इमेज कैसी बन गई देखो, ये इधर से आ रही थी तो ये इधर इसके ऊपर वाली ये एरो इधर थी ऐसे लगा दी, अब दूसरे वाली यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। ये आपके बुक्स में क्या पता यार ना दे रखे हो, डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके बना रखा, तो रटना नहीं है भाई। हर जगह ही जब आपकी नॉर्मली फॉल करोगे तो क्या होगी भाई आपकी डेविएट होगी नहीं, इधर इस सरफेस से टकराएगी। अंदर बाहर क्या है रेयर मीडियम, अंदर क्या है डेंसर मीडियम, तो फिर क्या होगा डेंसर मीडियम से टकरा रही है और किस एंगल से टकरा रही है, ये जो आई आपका I ग्रेटर देन IC, ये जो आपने ग्लास प्रिज्म यूज किया है उससे आपका I क्या है ग्रेटर है किससे IC से, जो इसके क्रिटिकल एंगल से है इससे ज़्यादा से ही आ रही है, ठीक है। 45 डिग्री से आ रही है, इसका मतलब ये क्या आपका 45 डिग्री, फिर क्या होगी भाई
TIR, फिर TIR, फिर क्या आपका 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक। तो क्या होगा भाई यहाँ आपका डेविएशन होगा भाई किस एंगल से, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। एंड इमेज कैसी बनी है आपकी, इन्वर्टेड, उल्टी बनी है भाई। चाहते तो एक रेज से दिखा सकते थे, लेकिन इमेज दिखाने के लिए मैंने 2 रेज कंसीडर की है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। जस्ट आप अगर 90 डिग्री से फॉल करते हो तो पूछेगा कि कितना डेविएशन होगा, 180 डिग्री। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। जब आप किसी एंगल से, अभी पिछला आपने किया, जब आप किसी एंगल से फॉल करते हो शॉर्ट साइड पे तो क्या होगा आपका, विदाउट डेविएशन, इमेज इन्वर्टेड जरूर हो जाएगी। जब आपने 45 डिग्री से, फर्स्ट केस हाइपोटेन्यूज पे 45 डिग्री से किया तो आपकी क्या आ गई थी भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलरली डेविएट होगी थी ना आपकी इमेज, ठीक है। परपेंडिकुलर ऐसे थी आपकी इमेज, ऐसे बन गई थी, तो दोनों क्या आगे थे, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। अगर नहीं समझ आया तो पीछे को वीडियो को पीछे करके आप लोग दोबारा देख सकते हो, ठीक है भाई, समझ आ जाएगा। लास्ट एप्लीकेशन है आपकी ऑप्टिकल फाइबर। लास्ट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी टाइम्स लिखा है भाई मैंने, मीन्स आएगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑप्टिकल, इसका मतलब कोई लाइट है, फाइबर यानी जो ग्लास से बना है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो आपके ग्लास से बने होते हैं भाई, इनके स्ट्रक्चर होती है भाई, कैसे बने होते हैं, वैसे तो ये बहुत ही थिन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बाल की तरह, बाल के जितने होते हैं, मिलीमीटर में इनकी थिकनेस होती है, और ग्लास के बने होते हैं। तो इसका मतलब तो उनमें से लाइट जाएगी तो टूट ही जाएंगे, बट इनकी सेफ्टी के लिए हमने बाहर से बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्या कर रखी होती है, कवरिंग कर रखी होती है। मान लीजिए भाई है तो ये हेयर लाइक, लेकिन हम इनको थोड़ा आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये क्या आपकी कोर बोलते हो आप लोग। उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या कर रखी होती है भाई, क्लेडिंग, ठीक है। दूसरी लेयर ये देखो क्लेडिंग कर रखी होती है। तीसरी लेयर, फिर आपने इसके ऊपर क्या भाई, प्रोटेक्टिव लेयर लगा रखी। तो ये जो आपका ग्लास वाला ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये इसके अंदर इतनी सेफ्टी में रहता है, ताकि अगर ग्लास ही टूट गया तो क्या हमारे जो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। और क्या है, अगर हम और कोई यूज़ करेंगे तो उसमें तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और हम ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये TIR के ऊपर बेस्ड है, और इसमें एनर्जी का लॉस क्या होता है भाई, बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। लगभग 100% का 98-99% आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर का तो क्या करना है, ये देखना है भाई ऑप्टिकल फाइबर्स में कैसे TIR हो रहा है। मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर है भाई, ठीक है तो बहुत थिन, लेकिन समझने के लिए ऐसा बना लेते हैं। यहाँ से जो आपका बाहर रेयर मीडियम, अंदर क्या है, डेंसर। तो यहाँ आपकी रेज फॉल होगी भाई, ये जो रेज फॉल होगी डेंसर से, तो वो क्या होगा आपका, इधर इस सरफेस से टकराई, तो ये एंगल क्या, टोटली I इज इक्वल्स टू R। तो ये एंगल जो I होगा वो ग्रेटर देन IC होगा। फिर ये यहाँ टकराई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, रियल में ऐसे, ठीक है। इनमें सरफेस इस तरीके से ही आपका सिग्नल क्या होगा भाई, आगे प्रोसीड होता रहेगा। 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जहाँ तक भी आपको सिग्नल पहुंचाने हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आप पहुंचा दोगे। तो ऑप्टिकल फाइबर में एक तो रेज कहाँ से कहाँ जाएगी भी, ग्लास का, फिर वही ग्लास की बनी है तो आपका वही 41.4। तो आप जब आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हो, या फिर आप ऑप्टिकल सिग्नल्स जो भी पहुंचाने चाहते हो, लाइट वाले सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले सिग्नल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो आप क्या करोगे भाई, जो आपका जिस भी मटेरियल का ऑप्टिकल फाइबर बना होगा उसका कुछ ना कुछ क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो आपका क्रिटिकल एंगल होगा, बिकॉज म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC। भूल तो नहीं गए, इसी से है भाई, म्यू पता है तो सी निकाल लेंगे, IC पता है तो म्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ से निकला, उससे ही ज़्यादा इंसिडेंट लाइट से आपने रोज क्या करवा दी, फॉल करा दी, तो TIR होता रहा। और लॉस क्या होगा यहाँ, बिल्कुल नेग्लिजिबल। मान लीजिए 100% था तो इधर लगभग 99% आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है भाई। फिर ऑप्टिकल फाइबर के भी खुद उसकी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। सबसे पहले भाई टेलीकम्युनिकेशन में कैसे भाई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या तो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाओ एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ऑप्टिकल सिग्नल्स में, ठीक है।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाने के लिए पहले, क्योंकि ये तो ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट के ऊपर ही बेस्ड है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहले विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, कुछ पहले यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं तो पहले यहाँ एक ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करेगा भाई, लाइट सिग्नल में, फिर लाइट सिग्नल्स आगे पास होंगे और फिर यहाँ जो हमें लाइट मिल रही है, अगर लास्ट में हमें यहाँ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो फिर यहाँ एक ट्रांसड्यूसर लगा देंगे, फिर वो कन्वर्ट कर देगा उससे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर है तो ये लाइट के ऊपर ही, ये तो लाइट से ही चलेगा, बट बाहर आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिए ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, उसमें किस में कन्वर्ट हो गया, आपके लाइट में, और ये फिर अंदर प्रोपेगेट करते हुए यहाँ सेकंड हैंड पे पहुंचे, यानी कि जितनी किलोमीटर आपको पहुंचाने हैं वहाँ पहुंच गए, वहाँ भी फिर आपको लाइट मिल रही है, बट आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वहाँ फिर क्या लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहे हैं और मेडिकल में भी यूज होते हैं बेटा, यानी कि जो हमारे पेट वगैरह में लाइट, जब आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते ही इधर से एक ऑप्टिकल फाइबर्स को यहाँ एंटर, पेट में एंटर कराते और ऐसे सिग्नल्स टी आई आर होता है और नीचे तक सिग्नल पहुँचते हैं, और ये जो आपका अंदर का जो भी आपकी इमेज है, 2D इमेज, पिक्टोरियल इमेज ले लेता है ये, और उसके अंदर जो भी दिक्कत होती है वो डॉक्टर फिर आपको बताता है, जिसको आप लोग एंडोस्कोपी भी बोलते हो। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की मैं वो लैंग्वेज नहीं लिखवा रही हूँ भैया, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं ऑप्टिकल में TIR कैसे यूज हुआ था ये बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका TIR फिनिश होता है और एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा, तो भाई यहाँ तक आपको बिल्कुल फर्स्ट टू लास्ट TIR अगर आप कर लेते हैं, ये जो बैक बेंचर है लास्ट में जो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो उनके लिए बिल्कुल मैंने जहाँ तक उसका डिटेल में ही बताने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना बेटा, मैं उस टॉपिक को लास्ट में जैसे सिलेबस होगा फिर रिपीट करूँगी, क्योंकि अब ये सीरीज़ ऐसे ही चलेगी भाई। ठीक है, रोज़ आपका एक लेक्चर, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं करवाने की कोशिश करूँगी कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, 3 यूनिट तो सिर्फ 3 ही लेक्चर में आपकी ख़त्म हो जाएंगी। मेन आपका इसमें लगेगा भी रे ऑप्टिक्स में, वे ऑप्टिक्स में भी ज़्यादा नहीं है, तो रे ऑप्टिक्स की भी अगर आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पता है क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन में रेयर टू डेंसर क्या होता है, डेंसर टू रेयर क्या होता है, अप्लाई करना आता है, विजुअलाइजेशन करना आता है, तो अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है इसे प्रीवियस वीडियो में क्या याद रखना है, सिर्फ रखनी तो सिर्फ 3 ही चीज़ याद है भाई, कहाँ से रेज आ रही है, कहाँ जा रही है, आई कहाँ बनता है, आर कहाँ बनता है, आई कहाँ बनता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई होगा। ठीक है, अभी जो हम कल करेंगे ना रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, उसमें देखना कई बच्चे नॉर्मल के साथ एंगल ना बना के कहीं और ही बनाएंगे, तो जिससे उनका डेरिवेशन गलत हो जाएगा। अगर डेरिवेशन गलत भी होगा लेकिन उसको किस तरीके से आपको रिजल्ट को याद रखना है कि आपका न्यूमेरिकल आए तो वहाँ आप डिराइव करने थोड़ी ना बैठोगे, तो उस रिजल्ट को कैसे याद रखना है मैं एक बिल्कुल ही शॉर्टकट बताऊंगी, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।